चलिए जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैं एक टर्म के बारे में बताऊं, दैट इज यहाँ पे एक लिखा है असेट्स को डिस्पोज करना। असेट इज डिस्पोज। तो ये असेट को डिस्पोज करने का मतलब क्या होता है? अपने बिजनेस में से अपने असेट को आपको निकाल देना या रिमूव कर देना, दैट इज नोन एज असेट डिस्पोजल। ओके। सो अब अगर यहाँ पे कौन सा एसेट को आपको डिस्पोज करना होता है, यहाँ पे आप एसेट को कैसे डिस्पोज करते हैं? सिर्फ एक लॉन्ग टर्म एसेट को, सिर्फ एक लॉन्ग टर्म एसेट। और सर कौन सा एसेट होता है ये लॉन्ग टर्म एसेट? यानी कि ऑल द फिक्स एसेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास में कोई मशीनरी है, कोई आपके पास में प्लांट है, कोई मोटर बाइक है, आपने उसे 4-5 साल इस्तेमाल किया और अब उसको आपने बेचने का प्लान बना लिया। तो उस चीज के लिए हम लोग उस चीज की हेल्प करते हैं, उसे एक अकाउंट हमें बताता है, दैट इज दी असेट डिस्पोजल अकाउंट। उसकी कैलकुलेशन एक अकाउंट में लिखी जाती है, दैट अकाउंट इज नोन एज असेट डिस्पोजल अकाउंट, जहां पे सारे के सारे लॉन्ग टर्म असेट को हम लोग रिमूवल के बारे में देखते हैं। ठीक है। और कंपनी इसको एक अकाउंट में रिकॉर्ड करती है, एक अकाउंट में रिकॉर्ड करती है, जिस अकाउंट का नाम होता है आपके पास में असेट डिस्पोजल अकाउंट। अब सारे के सारे लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, डेट इज कॉल्ड कैपिटल एसेट्स। डेट इज कॉल्ड कैपिटल एसेट्स। सो कैपिटल एसेट्स को जब भी आप अपने बिजनेस में से निकाल रहे होते हैं, तब आप उसको क्या कर रहे होते हैं, उसकी कैलकुलेशन एक असेट डिस्पोजल अकाउंट में शो करते हैं। सो इट इज। अब चलिए पढ़ते हैं इसके लिए हम लोग क्या, इसके लिए आके क्या क्या सिनेरियोज होते हैं। इसके लिए टोटल 3 सिनेरियोज होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं। asset disposal is a removable of a long term asset from the company accounting record, company's accounting record. It is an important concept because the capital assets are essential for successful business operation. देखिए, बिना मशीनरी के आप कोई भी अपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो तो यहाँ पे एक बात मानी जाती है कि सर बिना कैपिटल एसेट्स के बिना आप कुछ भी अच्छे से अपना बिजनेस कर ही नहीं सकते। अगर आप नॉर्मल कंपनी में है, डॉक्यूमेंट्स के आप फोटोकॉपी भी करते तो उसके लिए फोटोकॉपी मशीन भी बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है। तो सारे के सारे कैपिटल एसेट्स होते हैं ना, वो एक बिजनेस को यूजफुल, एक बिजनेस को एफिशिएंटली वर्क करने में हेल्प करवाती है। सो अगर उन एसेट्स को मुझे निकालना होता है अपने बिजनेस से, तो मैं उसकी कैलकुलेशन को एसेट डिस्पोजल अकाउंट में शो करता हूँ। सो मोर ओवर द प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट आर द क्रिटिकल मेंटेन अबव द अपडेट एंड क्लीन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सो जब भी मैं किसी एसेट्स को निकाल रहा होता हूँ ना, डिस्पोज करता हूँ, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है कि अकाउंटिंग को उस एसेट्स के बारे में अकाउंटिंग को प्रॉपरली क्लीन करना। कि अब उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी तो इसे जितनी भी प्रीवियस अकाउंटिंग हो चुकी है, हमें उससे भी क्या करना पड़ता है सर? क्लीन करना पड़ता है। सो इसके लिए टोटल आपके पास में 3 सिनेरियो आते हैं। पहला सिनेरियो आता है, एन असेट इज फुली डेप्रिशिएटेड एंड मस्ट बी डिस्पोज ऑफ। अगर आपके पास में असेट जो है वो पूरा डेप्रिशिएट हो गया है, तो उस केसेस में क्या करते हैं आप, एक टर्म के बाद में उसे भी आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। देन असेट इज सोल्ड बिकॉज नो लॉन्गर यूजफुल और नीडेड। कभी कभार कुछ ऐसे असेट होते हैं जिनको आप अब ज्यादा यूज करना नहीं चाहते। मान लेते हैं कि वो एसेट जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग आते हैं, ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपके पास में चले जाते हैं। लेट अस से एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का हर साल कोई ना कोई एक नई फैसिलिटी या कोई ना कोई एक नए फीचर वाले फोन आते रहते हैं, जिस वजह से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अपना पुराने फोन को सेल आउट करके वो नया फोन ले लेते हैं। तो पुराने फोन को जो सेल आउट किया है उसकी अकाउंटिंग सीखने के लिए हमें असेट डिस्पोजल अकाउंट को सीखना पड़ता है। एंड असेट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यू टू द अनफोर्सेबल सर्कमस्टांसेस। मान लेते हैं कभी कभार आपके पास में एक ऐसा असेट होता है जो आपके बिजनेस में रखा रखा चोरी हो जाता है। अब अगर आपके पास में असेट चोरी हो चुका है, तो उस केसेस में आपके पास में क्या हो जाता है, वो असेट आपका डिस्पोज, आप उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट डिस्पोजल के नाम से लिख देते हैं, क्योंकि अब वो आपके बिजनेस से निकल चुका है बाहर
और आपको उसको अपने बिजनेस में रिवर्स अकाउंटिंग में शो करना पड़ेगा। रिवर्स अकाउंटिंग में मतलब कैसे शो करना पड़ेगा, अब आपको उसके डिस्पोजल की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो आइए, तो इस केसेस में हम लोगों ने फर्स्ट सिनेरियो जो पढ़ा था, दैट इज फर्स्ट सिनेरियो इज डिस्पोजल ऑफ फुली डेप्रिशिएटेड ऑफ एसेट। कभी कभार आपका एसेट क्या, कभी कभार क्या, आपने एक एसेट परचेज किया था, आपने सोचा था कि 10 साल तक इसके आराम से हम लोग यूज करके इससे प्रोडक्शन करेंगे। आज 10 साल उसके कंप्लीट हो चुके हैं, आज उस एसेट के आपके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? सो मान लेते हैं कि एक कंपनी है मोटर इंश्योरेंस, मोटर इनकॉर्पोरेशन, like estimated of the machinery of useful life to be the 3 years and the annual depreciation must be in thousand dollar। उस पे $1000 की ना हर साल डेप्रिसिएशन लगती थी। एंड एट द एंड ऑफ द थर्ड डे द मशीनरी वाज फुली डेप्रिशिएटेड ऑन द एसेट मस्ट बी डिस्पोज ऑफ। तो 3 साल के बाद में क्या हुआ, 3 साल तक मान लेते कि आपने एसेट को 9,000 में परचेज किया था, जिसमें 3 साल तक उसकी डेप्रिसिएशन लगी टोटल 3,000 रुपए, और आज उसकी क्या वैल्यू होगी, 6,000 रुपए। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर वो एसेट आपका फुल्ली यूटिलाइज हो चुका है, फुल्ली यूज हो चुका है। उस केसेस में क्या करेंगे, अब आपको उस एसेट को निकालना पड़ेगा। तो इन दिस सिनेरियो द एसेट ऑफ द वैल्यू एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मस्ट बी रिटर्न ऑफ इनिशियली, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, यानी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से उसे हटाना पड़ेगा। एंड इनिशियली द मशीनरी अकाउंट इज डेबिट अकाउंट, machinery account is a debit account and while the accumulated depreciation is a credit account। तो यानी जब मशीनरी आपके पास में आती है तो आपको डेबिट करना पड़ता है। तो अब आपके पास से मशीनरी चली जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, और उसकी डेप्रिसिएशन को आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट सर? चलिए सर, नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है सिनेरियो नंबर 2। सर सिनेरियो नंबर 2 इज कॉल्ड अ डिस्पोजल ऑफ एसेट, डिस्पोजल बाय असेट सेल्स विद अ गेन। मान लेते हैं कभी कभार आपके पास में ना एक ऐसा असेट रखा होता है सर, जो कुछ ज्यादा ना काफी ज्यादा आपके पास में पुराना होता है, और आपको पता है पुराने और आपके पास में पुरानी चीजों की वैल्यू आपके पास में क्या होती है, काफी ज्यादा महंगी वैल्यू पे बेचा जाता है। तो जिस वजह से आपके पास में जो पुराना एसेट होता है ना, उसको कोई हायर अमाउंट पे भी आपको परचेस करने के लिए रेडी होता है। तो अब मैं एज अ बायर मैंने सोच लिया, मैंने सोचा कि सर मेरा जो एसेट है आज वो पुराने, आज वो क्या हो गया है, पुराना हो चुका है, लेकिन वो इतना ज्यादा बेशकीमती है ना, वो इतना ज्यादा बेशकीमती है कि लोग आज भी उसको परचेज करने के बारे में सोचते हैं। अब मैं उस एसेट का एक लौटा होल्डर हूं, मान लेते हैं अंग्रेजों के टाइम के चलने वाली गाड़ी। अब ये जो अंग्रेजों के टाइम के चलने वाली गाड़ी होती है ना सर, ये आज के टाइम में ना बहुत सारे मोटर मैकेनिक्स हैं जो खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम की पुराने वाली गाड़ी की जो पुरानी गाड़ी होती है, वो आज इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो लोग उस पर कोई ना कोई एक नई नई एक्सपेरिमेंट करके नए नए डिजाइन की गाड़ियां बनाना चाहते हैं। अब सर इसका रीजन क्या होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करूं, मान लेते हैं कि सर आज भी ना लोग कुछ ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल आउटफिट को परचेज करते हैं ताकि वो ज्यादा अच्छे दिखे। आज का टाइम चल रहा है आपके पास में, पूरा मॉडर्न टाइम चल रहा है। तो ये जो मॉडर्न टाइम आपके पास में चल रहा है ना सर, अगर आपने देखा होगा पहले के टाइम पे लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहना करते थे, शादी में जा रहे तो कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, अचकन पहन रहे हैं एंड शेरवानी पहन रहे हैं। ये हमारे पास में ट्रेडिशनल क्लोथ होते थे, ये हमारे क्या होते थे सर, ट्रेडिशनल क्लोथ होते थे। और ये ट्रेडिशनल क्लोथ थे ना सर, आज के टाइम पे इनको जो भी पहनना पसंद करते हैं ना, उसको हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती है इनके लिए, क्योंकि ये एक तरह से आपके पास में आज रेयर कलेक्शन हो चुके हैं। आज भी अगर आपको कुर्ता पजामा सिलवाना होता है बढ़िया क्वालिटी का, तो काफी ज्यादा पैसे आपको पे करने पड़ते हैं। लेकिन आज के टाइम में भी लोग क्या करते हैं, शादी के टाइम पे 2,500 रुपए के कोट एंड पेंट पहन के चले जाते हैं। तो वही आपके पास में चीज है कि मान लेते हैं अगर आपके पास में कोई पुरानी चीज है, तो मोस्टली कस्टमर आकर आपसे उसको हायर वैल्यू पे भी परचेज करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो आपके पास में क्या हो चुका है, एक रेयर कलेक्शन में आ चुका है। तो इसलिए हम लोग ये सिनेरियो नंबर 2 भी पढ़ रहे हैं, डेट इज असेट्स सेल विद अ गेन, मतलब कि डिस्पोज बाय असेट बाय द, जो हम लोग सेल कर रहे हैं वो गेन पे सेल कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। सपोज डेट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, लाइक motor incorporation company decided to sell the machinery of another company, at what time
द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज $2000। यानी कि यहाँ पे एक बात बोली जा रही है कि सर डेप्रिसिएशन ना $2000 की लग चुकी है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देयर फोर द टोटल बुक्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द मशीनरी वाज 1000। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस मशीनरी की वैल्यू कितनी दिखाई जा रही है सर? 1000। सो मशीनरी वैल्यू माइनस द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज, हाउएवर द कंपनी एग्रीड टू सेल द मशीनरी ऑफ 1500 रुपीज। कंपनी ने बोला कि सर मान लेते कि मेरे पास में 2000 रुपए की मशीनरी थी, उन लोगों ने 1000 रुपए की तो सर उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाई, तो कायदे से आज मशीनरी की वैल्यू कितने की बची? 1000 रुपए की। तो ये जो 1000 की डेप्रिसिएशन है ना, यानी कि आज टुडे मशीनरी की वैल्यू कितने की है? 1000 रुपए की। अब मैंने सामने वाली कंपनी को ऑफर किया, मैंने कहा कि आप मेरी मशीनरी खरीदना चाहते हो ना, तो मैं 1500 रुपए में इसको बेचूंगा। इस मशीनरी को मैं कितने में बेचूंगा सर? 1500 रुपए में। तो ये जो मैंने 1500 रुपए में मशीनरी बेची है ना, 1000 रुपए की मशीनरी मैंने 1500 में बेच दी, मुझे गेन कितने का हो गया? 500 रुपए का। तो सिनेरियो नंबर सेकंड, कि हम लोग कुछ रेयर कलेक्शन को जानबूझ के ज्यादा वैल्यू पे भी सेल कर देते हैं। तो सेल करना का मतलब क्या हो गया? असेट को डिस्पोज करना। और जैसे ही आपने असेट को डिस्पोज किया, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो गई सर? आपने जो प्रेजेंट वैल्यू थी आपकी 1000 रुपए, उस 1000 रुपए को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी मशीनरी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से हट जाएगी। और जो गेन है उसको आप कहाँ करते हैं? अपने पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सिनेरियो नंबर 3, कभी कभार क्या होता है कि असेट इतना ज्यादा पुराना हो जाता है ना, कि आप उसे लॉस पे भी बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं। आप उसे अपने लॉस पे भी बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं सर। तो जिस वजह से जो आप उसे अपने लॉस पे बेचते हैं ना, सो ये कंसिडर किया जाता है कि इस सिचुएशन नंबर सिनेरियो 2, हमारे पास में अगर हमें प्रॉफिट हुआ था 500 रुपीज का, सेकेंड सिनेरियो में अगर मैं बात करूं, मुझे 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था ना सर, इस केसेस में मुझे क्या होगा? 500 रुपीज का लॉस होगा। मान लेते हैं कि आपके पास में असेट पुराना है, और वो जो पुराना एसेट है ना, आपने 1500 रुपए का एसेट 1000 रुपए में बेचने के लिए रेडी कर दिया। आप नक्की हो गए कि आप 1500 की चीज में कितने बेच दूंगा? 1000 रुपए में मैं बेच दूंगा। तो इस केसेस में आपने बेशक नुकसान का सौदा किया है, लेकिन इस केस में भी आपका असेट जो था वो पुराना था। क्या पता कि अगर आप 1-2 महीने और रुक जाओ, तो उस केसेस में आपको ये जो 500 रुपए का लॉस हो रहा है, क्या पता उस टाइम पे लॉस की वैल्यू बढ़ के 700 रुपए हो जाए। कुछ नहीं कह सकते सर, असेट की वैल्यू टाइम टू टाइम डेप्रिशिएट करती है। इस वजह से भी आप जल्दी से जल्दी क्या कर देते हैं? अपना असेट को सेल आउट कर देते हैं। चलिए सर, इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं सर, ताकि जिससे कि आपको असेट डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है सर, ये वाला सर। वो नीचे मिस प्रिंटिंग हो गई है थोड़ी, हमसे टाइमिंग में मिस्टेक हो गई है। इसको मैं एक नए पेज पे ऐड ऑन करता हूँ। कहाँ चला गया मेरा क्वेश्चन? व्हाट्स द प्रॉब्लम मैन? अब देखते हैं सर, जस्ट अ सेकंड। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। आई मीन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सीक्वेंस से हमारी मिस्टेक हो चुकी थी। आजाद लिमिटेड आजाद लिमिटेड परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2014 फॉर ₹4,50,000। हम लोगों ने एक फर्नीचर परचेज किया है। अच्छा, फर्नीचर है, मैंने बाय मिस्टेक गलती से यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बना दिया। तो आप लोग प्लीज इस बात को बेयर कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे दिखाई जा रहा है, ऑन फर्स्ट मार्च ऑन March 1, 2015, it purchased another furniture for rupees 3 lakhs, and on 1st July 2016 it was sold of the first furniture purchased in 2014, then 2,25,000. Depreciation is provided at the 15% per annum and return of the value method of each year. Okay sir, so यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है कि सर यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाई जानी है 15% लगानी है ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अकाउंट जो क्लोज हो रहे हैं वो आपके हर साल 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं। आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है यहाँ पे, एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है आपको, और यहाँ पे आपको साथ के साथ में एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। ऑल्सो गिव द अबव
टू अकाउंट्स इफ फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट इज ओपन। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम लोग साथ के साथ में क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। पहले मैं यहाँ पे हेडिंग को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मशीनरी नहीं फर्नीचर आना चाहिए। चलिए सर, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्नीचर अकाउंट। चलिए सर, तो सबसे पहले आई हैव परचेजेस, आई हैव परचेज वन फर्नीचर ऑन 1 अक्टूबर 2014। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 अक्टूबर 2014 को टू बैंक अकाउंट। कितने रुपीस का फर्नीचर परचेज किया गया सर? 4,50,000 रुपीज का। ऑल राइट सर, 4,50,000 रुपीज का यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया गया है। देन डेट यहाँ पे सर आपको पता है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक बात और लिखी गई है आगे, ऑन 1 March 2015 it purchases another furniture for rupees 3 lakhs, it purchases another furniture for rupees 3 lakhs। ऑल राइट सर, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं टू बैंक अकाउंट, और ये कब परचेज किया गया सर? ऑन 1 March 2015 टू बैंक अकाउंट। कितने रुपीस का सर? 3 लाख रुपीस का। फर्नीचर नंबर 1 एंड फर्नीचर नंबर 2। फर्नीचर नंबर 1 की कितने की कॉस्ट है सर? 4,50,000 रुपीस की। एंड फर्नीचर नंबर 2 की कितने की कॉस्ट है सर? 3 लाख रुपीस की। सर इनकी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया जाएगा सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो इसको मैं क्लोजिंग दे दूंगा 31 मार्च को। क्लोजिंग कितने की दी जाएगी सर? बाय बैलेंस, बाय बैलेंस BD CD 7,50,000, जिससे कि आपकी वैल्यू ऑफ यहाँ पे मशीनरी कंप्लीट हो जाएगी 7,50,000 से। चलिए सर, अब इनकी यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। आइए सर, डेप्रिसिएशन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि दो फर्नीचर यहाँ पे अलग अलग है। तो अब आप यहाँ पे फर्नीचर नंबर 2, फर्नीचर नंबर 1 एंड फर्नीचर नंबर 2 डाल के इनकी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लीजिए। जिससे आपको पता है कि रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना है? 15% ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, 15% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो उस केसेस में आपके पास में डेप्रिसिएशन कितने की सर लगेगी इस पे? फर्नीचर नंबर 1 पे कितने की डेप्रिसिएशन लगेगी सर? सर 4,50,000 का आपने परचेस किया था, जिसपे 15% की डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो डेट इज फर्नीचर नंबर 1 पे सर डेप्रिसिएशन आपके पास में लगेगी 33,750 रुपीज की। एंड फर्नीचर नंबर 2 पे सर डेप्रिसिएशन कितने की लगेगी? सर 3 लाख की आपने फर्नीचर को परचेस किया है, 15% का डेप्रिसिएशन फॉर ओनली 1 मंथ। तो कितने का डेप्रिसिएशन आएगा सर आपके पास में? 3,750 रुपीज। जिसमें अगर मैं इसको टोटल कर देता हूँ 37,500 रुपीज के यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में? टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा सर फॉर द फर्स्ट ईयर। इसको क्लोजिंग दे देंगे हम लोग टू बैलेंस CD के नाम से। यानी फर्स्ट ईयर आपके पास में डेप्रिसिएशन कितने की लगनी चाहिए? 37,500, जो लगे 31 मार्च 2015 में। होपफुली ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा सर। 37,500। इसको सर ओपनिंग दे देंगे हम लोग, इस डेप्रिसिएशन को हम लोग ओपनिंग दे देंगे। यानी कि मशीनरी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस, यानी ऑन 1 अप्रैल 2015 बाय बैलेंस BD F1 एंड F2, जिसमें F1 पे डेप्रिसिएशन आपके पास में कितने की लगी? 33,750 एंड 3,750 आपके पास में F2 में डेप्रिसिएशन लगी। तो टोटल डेप्रिसिएशन का बैलेंस आया आपके पास में 37,500। होपफुली यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए सर, नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग चलते हैं, मशीनरी अकाउंट की कैलकुलेशन देखते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो अगेन बैलेंस CD आपके पास में था 7,50,000,
अब यहाँ पे चलते हैं 7 लाख, इसको क्लोज ओपनिंग दे देते हैं टू बैलेंस बीडी, जिसमें F1 की आपके पास में कितने की वैल्यू है एंड F2 की वैल्यू कितने की है। F1 की वैल्यू है 4,50,000, F2 की वैल्यू है आपके पास में 3 lakhs, 7,50,000। और ये कब की डेट डलेगी सर, 1 अप्रैल 2015। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आ गया सर। अब यहाँ पे सर बोला जा रहा है कि नॉर्मली यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो लगेगी, यानी कि फर्दर यहाँ पे 15 में भी आपके पास में कुछ इतना ज्यादा यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हुई है, तो इसको नॉर्मली मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ पे 31 मार्च को, 31 मार्च 2016 को बाय बैलेंस सीडी लिख के, बाय बैलेंस सीडी लिखा एंड 7,50,000 रुपीज लिख के मैंने दूसरे साल की यहाँ पे डेप्रिसिएशन को क्लोज कर दिया। सॉरी, मशीनरी अकाउंट को मैंने यहाँ पे लिखकर क्लोज कर दिया। यहाँ तक सर होपफुली किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेकेंड ईयर में आपके पास में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं 7,50,000 लिखकर दूसरे साल में क्लोज कर देता हूँ एंड 7,50,000 लिखकर यहाँ पे भी मैं इसको दूसरे साल में क्लोज कर देता हूँ। चलिए सर, अब यहाँ पे बोला जा रहा है सर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, और आपको पता है यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है सर। तो डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी 1 साल पे नहीं लगेगी, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपके ऑलवेज भी चेंज होता रहता है। तो वर्किंग नोट पे लिखते हैं हम लोग और बनाते हैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर। मशीनरी नंबर, वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में यहाँ पे आपके पास में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितने का आएगा सर। फर्नीचर नंबर 1 की आपके पास में क्या वैल्यू थी और फर्नीचर नंबर 2 की वैल्यू, अब देखते हैं। वैल्यू ऑन, वैल्यू ऑन 2014 आपने वैल्यू का मशीनरी परचेज करी थी, यानी देखते हैं कि ओपनिंग में आपके पास में वैल्यू कितनी थी। इसको आपने परचेज किया था 4.5 लाख का, और इसे आपने परचेज किया था सिर्फ 3 लाख का, जिसमें आपके पास में डेप्रिसिएशन पहली फर्नीचर पे कितने की लगी थी। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ, 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगी आपके पास में फर्नीचर नंबर 1 पे। तो 4.5 लाख का 15%, दैट इज 6/12, डेप्रिसिएशन आपके पास में लगी थी यहाँ पे 33,750। तो जिसके बाद में ऑन 1 अक्टूबर आपके पास में वैल्यू इसकी कितनी आ गई थी, ऑन 31 मार्च यानी 1 अप्रैल आपके पास में वैल्यू कितने की आ गई थी सर। इसकी वैल्यू आई थी 4,16,250 एंड माइनस कर देते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर फर्नीचर नंबर 2, डेप्रिसिएशन फॉर 1 मंथ, और 1 मंथ की डेप्रिसिएशन किस पे लगी थी सर, फर्नीचर नंबर 2 पे। आइए इसकी डेप्रिसिएशन को हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं। तो 3 लाख का 15% इंटू 3 बाय, सॉरी 3 lakhs का 15% इंटू 1/12, डेट इज 3,750 रुपीज की यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगी थी, जिसको अगर मैंने 3 लाख में से माइनस किया था तो आपके पास में ऑन 1 अप्रैल बुक वैल्यू कितनी आई थी, 2,96,250। अब ये तो हो गई आपके पास में सर फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन। आइए सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, माइनस करते हैं दोनों की डेप्रिसिएशन यहाँ पे सेकेंड ईयर में अब पूरे 12-12 महीने की लगेगी, तो माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स। लेकिन ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसलिए हमारे पास में ना यहाँ पे बार बार बुक वैल्यू चेंज हो रही है, तो जिस वजह से इनकी डेप्रिसिएशन भी बार बार चेंज हो रही है। सो आइए अगर मैं मशीनरी फर्नीचर नंबर 1 की वैल्यू निकालूं तो 4,16,250 ऑन 1 अप्रैल को बुक वैल्यू है इनकी, 1 अप्रैल 2015 में इनकी बुक वैल्यू है 4,16,250।
जिस पे लगेगा 15% का डेप्रिसिएशन। तो जिस वजह से अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितने का लगेगा आपके पास में, 60 एक सेकेंड, 62,435 है, तो मैं 47 8 एंड 2,96,250 का 15%, डेट इज 444,433 यहाँ पे दोनों का 12-12 महीने का सर डेप्रिसिएशन आ चुका है। तो 2 लाख, तो जिस वजह से आपके पास में तीसरे साल की ओपनिंग वैल्यू कितनी होगी, 4,16,250 माइनस 15%, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू फॉर बुक वैल्यू फॉर थर्ड ईयर, डेट इज 3,53,813। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सर। एक बार मैं दोबारा कैलकुलेट करता हूँ, 4,16,250 माइनस 62,438, यहाँ पे 2 आएगा सर। जी सर, नेक्स्ट ईयर के आपके पास में नेक्स्ट फर्नीचर के बारे में वैल्यू देखे तो 2,96,250 माइनस 44,438, तो जिसमें आपके पास में बुक वैल्यू हुई 2,000 नेक्स्ट ईयर की, यानी 2,51,812। ये आपके पास में बुक वैल्यू आ गई सर, बुक वैल्यू फॉर थर्ड ईयर। सर बुक वैल्यू फॉर थर्ड ईयर। तो चलिए सर, दूसरे साल की आपके पास में डेप्रिसिएशन कितने की लगी है सर दूसरे साल में, फर्नीचर नंबर 1 पे लगी है 62,438 एंड फर्नीचर नंबर 3 पे लगी है 44,438। तो जिससे कि अगर मैं प्लस करूं तो दूसरे साल आपके पास में डेप्रिसिएशन कितने की लगी है, दूसरे साल आपके पास में डेप्रिसिएशन लगी है टोटल 62,438, दैट इज 1,06,876 की। चलिए सर, इसको अब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ऑन योर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सर सबसे पहले हमने यहाँ पे ओपनिंग तो दे रखी है, अब इसको हम लोग और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं बाय डेप्रिसिएशन, दैट इज फर्नीचर नंबर 1 एंड फर्नीचर नंबर 2। फर्नीचर नंबर 1 पे सर डेप्रिसिएशन कितने की लगी थी, 62,438, 62,438 एंड डेप्रिसिएशन लगी थी आपके पास में फर्नीचर नंबर 2 पे, दैट इज 44,438, जिसका सर टोटल बैलेंस आपके पास में कितना आ गया था, विद दिस आपके पास में टोटल बैलेंस कितना आया था सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, 1 लाख, जस्ट अ सेकंड सर, आई थिंक शायद थोड़ी सी कोई मिस्टेक हो गई है, एक बार हम लोग देखते हैं। जस्ट अ सेकंड सर, लाख, सही है सर, कोई इशू नहीं है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, 1,06,876। तो यहाँ पे आपके पास में टोटल डेप्रिसिएशन इस साल कितनी लगी, 1,06,876। तो जिससे कि सर दूसरे साल में आपके पास में डेप्रिसिएशन कितने की आ गई, मतलब दो साल की मिला के डेप्रिसिएशन आपके पास में कितने की बनी। तो इसका ये डेट आई 31 मार्च 2016। सो 31 मार्च 2016 आपके पास में मैं बैलेंस सी डी कितने अमाउंट से लिखूंगा, बैलेंस सी डी 1,06,876। होपफुली यहाँ तक सर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 1,06,876। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे टोटल लिखा जाएगा, मैंने गलती से सिर्फ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लिख दिया यहाँ पे, 1,06,876 प्लस
37,500। तो यानी आपके पास में दूसरे साल में जो सर डेप्रिसिएशन लगेगी, मतलब टोटल आपके पास में कितने की डेप्रिसिएशन हो गई 2 साल की मिला के? 1,44,376। टोटलिंग आपके पास में आ गई 1,44,376। 1,44,376। यहाँ तक सर किसी को भी कोई डाउट? हमने सिंपल 2 साल की डेप्रिसिएशन निकाली और उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। आइए सर, यहाँ पे देखा जा रहा है। अब नेक्स्ट आपके पास में पोर्शन आता है। ऑन 1st July 2016, it was sold of the first furniture purchased in 2014 for 2,25,000। कह रहे कि 1 जुलाई को ना हमने जो फर्नीचर 1 अक्टूबर 2014 में परचेज किया था ना, आज यानी 1 जुलाई 2016 को हमने उसे सिर्फ 2,25,000 में बेच दिया। उसे हमने सिर्फ 2,25,000 में बेच दिया। तो इसके लिए सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट मैं 2016 के पहले यहाँ पे ओपनिंग वैल्यू लिखना चाहूंगा। टू बैलेंस बीडी, जिसमें फर्नीचर नंबर 1 की और फर्नीचर नंबर 2 की वैल्यू आपके पास में कितने की दे रखी है सर? 4,50,000 एंड 3,00,000 रुपीज, जिससे कि 7,50,000 रुपीज आपके पास में टोटल फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट आपके पास में? यहाँ पे हमने सिर्फ ओपनिंग करी है और हमने ज्यादा फर्दर यहाँ पे कुछ नहीं किया। जिससे कि सर यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर ऑन 1 जुलाई 2016 में हमने फर्नीचर नंबर 1 को बेच दिया। क्वेश्चन में तो काफी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर मैं बात बताऊं यहाँ पे, ये कब की डेट है? 1 अप्रैल 2016 की आपके पास में वैल्यू दे रखी है। कहा जा रहा है 1 जुलाई 2016 में हमने फर्नीचर नंबर 1 को सेल आउट कर दिया। तो इसके लिए मेरे को इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। फर्नीचर नंबर 1 की कितने की वैल्यू है? 4,50,000 रुपीज। तो 4,50,000 रुपीज को मुझे क्रेडिट करके अपने मशीनरी अकाउंट में से, या सॉरी फर्नीचर अकाउंट में से फर्नीचर नंबर 1 के बैलेंस को जीरो करना पड़ेगा। और उसको मैं कहां पे भेज देता हूँ? अपना फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट में। ये चला गया आपके पास में फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट। कितने से सर? 4,55,000 से मैंने तो सर 4,50,000 से तो सर मैंने इसे क्रेडिट कर दिया। होपफुली यहां तक भी सर आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन सर आपके पास में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, मशीनरी डिस्पोजल में जाके मैं इसको किस साइड पे लिखूंगा? मशीनरी डिस्पोजल में जाके सर मेरे पास में ये असेट जो है, सॉरी मशीन डिस्पोजल नहीं, फर्नीचर डिस्पोजल। फर्नीचर डिस्पोजल में जाके सर मैं इसको किस अमाउंट पे लिखूंगा? ये 1 जुलाई 2016 में मैंने इसको लिखा टू फर्नीचर 4,50,000 सर, जिसपे अब यहाँ पे ये मशीनरी कब बिक रही है आपके पास में? फर्नीचर कब बिक रहा है? ये आपको ये वैल्यू दे रखी है, वैल्यू एज ऑन, वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2016। क्या ये वाली वैल्यू आपके पास में वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2016 तक की है, दोनों मशीनरी की वैल्यू? यस सर। जिसमें से सर आपके पास में ना अब यहाँ पे मुझे फर्नीचर नंबर 1 को ऑन 1 जुलाई 2016 तक लाने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन 3 महीने की और बढ़ानी पड़ेगी। मुझे यहाँ पे डेप्रिसिएशन सर 3 महीने की और बढ़ानी पड़ेगी। कैसे? अप्रैल, मई, जून। क्योंकि 1 जुलाई को तो ये मशीनरी जा ही रही है, तो जुलाई में यूज नहीं हुई, इसलिए मैं जुलाई का डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहा। यहां तक तो माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स। और ये 3 महीने की डेप्रिसिएशन कौन से फर्नीचर पे लग रही है? सिर्फ फर्स्ट पे, तो सेकंड पे कुछ नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं। तो 3,53,812 का 15% इंटू 3/12, डेप्रिसिएशन आपके पास में आ गया यहाँ पे 13,268 रुपीज का।
इसकी वैल्यू कैसे आई है सर, मैं यहाँ पे वर्किंग दिखा देता हूँ आपको। 3,53,812, 15% ऑफ द डेप्रिसिएशन रेट, एंड मल्टीप्लाई बाय 3/12 फॉर 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लग रही है। इसलिए सर यहाँ पे आपके पास में डेप्रिसिएशन का ये अमाउंट आ रहा है। तो अगर मैं देखूं ऑन 1 जुलाई आपके पास में ये मशीनरी की वैल्यू, आज फर्नीचर की वैल्यू आ रही है 3,53,812 माइनस 13,268। तो जिस टाइम पे आप फर्नीचर को सेल आउट कर रहे हो उस टाइम पे फर्नीचर की वैल्यू कितने की है, 3,40,544 की। ऑल राइट, बुक वैल्यू आपके पास में 1 जुलाई 2016 में कितने की है, 3,40,544 की। और आपने इसको कितने में सेल आउट कर दिया सर, सिर्फ 2,25,000 में आपने इसको सेल आउट कर दिया। ऑल राइट सर, सो अब पहले तो ये 3 महीने की डेप्रिसिएशन भी हम लोग इसमें एक्सटेंड कर लेंगे, 3 महीने की डेप्रिसिएशन भी हम लोग इसमें और एक्सटेंड कर लेते हैं। तो पहला डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, पहले तो 1 अप्रैल को ओपनिंग दे देते हैं अपनी, 1 अप्रैल 16 में, बाय बाय बैलेंस, बाय बैलेंस BD F1 एंड F2। डेप्रिसिएशन कितने की आ गई सर आपके पास में, टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितने की आ गई सर F1 एंड F2 में, मुझे बताएंगे सर। F1 की आपके पास में डेप्रिसिएशन कितने की थी, 33,750 प्लस, तो अभी तक डेप्रिसिएशन कितने की लग चुकी थी सर F1 पे 96,188, एंड F2 पे कितनी लगी थी, 48,188, जिसका आपके पास में टोटल बैलेंस कितना आया था, 1,44,376 रुपीज। अब सर मुझे डेप्रिसिएशन को यहाँ पे एक्सटेंड करना है फॉर 3 मंथ्स F1 की। तो बाय F1 डेप्रिसिएशन, F1 F2, F1 का यहाँ पे कितना डेप्रिसिएशन सर एक्सटेंड होगा, अभी अभी हमने वर्किंग नोट में बनाया है 13,268, 13,268 रुपीज, जिससे कि अभी F2 का हम लोग बाद में देखते हैं, पहले F1 की कैलकुलेशन करते हैं, जिसपे सर डेप्रिसिएशन आज तक टोटल कितने की लगी, F1 पे डेप्रिसिएशन आज तक कितने की लगी है सर। सर अभी तक तो जो लगी है पहले 2 साल तक की मिला के आपके पास में लगी है 96,188, जिसमें अब 3 महीने की डेप्रिसिएशन आपके पास में और एड ऑन हो चुकी है 96,188 प्लस 1 लाख, सॉरी 13,268 की डेप्रिसिएशन और लगेगी। तो जिससे कि आपके पास में जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी फर्नीचर नंबर 1 पे वो कितने की होगी सर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 जुलाई 2016 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितने के लगा सर डेप्रिसिएशन, 1,09,000, 1,09,456 रुपीज। अब सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इसको कितने में सेल आउट कर दिया, तो मैं इसको लिखता हूं बाय बैंक में। कितने में सेल आउट हुआ है सर, 2,25,000 में आपने इस फर्नीचर को सेल आउट कर दिया, जिसको सेल आउट करने के बाद में आपके पास में कुछ लॉस तो हुआ ही होगा सर, जाहिर सी बात है क्योंकि पुराना एसेट है। अब यहाँ पे बात क्या बोली जा रही है कि सर आपने 3,40,544 के असेट को आपने बेच दिया, 3,44,500 के एसेट, 3,40,544 के एसेट को आपने बेच दिया 2,25,000 में। तो आपके पास में सर नुकसान कितने का होना चाहिए, तो आपके पास में सर नुकसान कितने का होना चाहिए, तो 3,40,544 माइनस 2,25,000, 1,15,544 का आपने सर लॉस को इंकर किया इस साल। यहाँ तक सर कोई डाउट आपके पास में, यहाँ तक सर आपके पास में कोई डाउट,
तो आप मुझे बताएंगे। तो 1,15,544। विद दिस अब आपके पास में फर्नीचर नंबर 1 आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। अब अगर आप दोनों साइड का टोटल देखेंगे तो आपके पास में 4,50,000 ही बनेगा। लेकिन अभी तक सर यहाँ पे काम पूरा नहीं हुआ है। काम यहाँ पे इसलिए पूरा नहीं हुआ है क्योंकि आपने फर्नीचर नंबर 1 तक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से बुक को तो वैल्यू को तो हटा दी। लेकिन यहाँ पे अभी भी ये बात लिखी जा रही है कि सर फर्नीचर नंबर 2 पे भी तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी सर। यस सर। तो इसलिए मशीनरी अकाउंट को मैं क्लोज कर देता हूँ बाय बैलेंस सीडी लिख के। और अब यहाँ पे बैलेंस सीडी कितने का आएगा सर? सिर्फ 3 lakhs का। क्योंकि फर्नीचर नंबर 1 तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से चला गया। फर्नीचर नंबर 1 तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से चला गया सर। तो अब आपके पास में वैल्यू कितने की आएगी सर? सिर्फ 3 lakhs की। यानी अब आप सिर्फ एक ही एसेट होल्ड कर रहे हैं, वो भी कितने का एसेट होल्ड कर रहे हैं? सिर्फ 3 लाख की। जिसपे सर डेप्रिसिएशन अब आपके पास में कितने की लगेगी फर्नीचर नंबर 2 पे? माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ, और वो किस पे लगेगी सर? आपकी फर्नीचर नंबर 2 पे। ठीक है सर। जिसमें करंटली अभी आपके पास में वैल्यू कितने की है फर्नीचर नंबर 2 की? दैट इज 2,51,812। यहाँ पे दिख रहा होगा सर। 2,51,812 आपके पास में वैल्यू है फर्नीचर की, जिसपे अब हम लोग लगा देंगे 15% का डेप्रिसिएशन। तो 2,51,812 का 15%, डेट इज 37,772। तो 37,772 रुपीज। तो अब आपके पास में वैल्यू कितने की हुई? थोड़ा सा ये वाली, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी। जिस वजह से आपके पास में वैल्यू कितने की हो गई? 2,51,812 माइनस 3,772। तो 21,000, सॉरी 2,14,040 रुपीज। होपफुली यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर। तो यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन कितने की रिकॉर्ड करी जाएगी? ओनली 3,772। आइए सर, 3,000 37,772। तो जैसे अब आपके पास में टोटल इस साल कितनी टोटल डेप्रिसिएशन ऐड ऑन हुई आपके पास में? यानी 51,040 रुपीज। इसको हम लोग टोटल कर लेंगे। 1,44,376, 1,95,416 रुपीज, 1,95,416 रुपीज। तो बैलेंस सीडी भी सर हम लोग कितने अमाउंट से लिख देंगे इस डेट पे? ये 31 मार्च को। टू बैलेंस सीडी 1,95,416 रुपीज। सो विद दिस आपके पास में फर्नीचर डिस्पोजल भी हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पे कर लिया है। यहाँ तक कोई डाउट है सर आपको तो आप मुझे बता सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखते देखते आज पूरे 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और 12 क्वेश्चंस के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे डेप्रिसिएशन का एक एक टॉपिक को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। एक एक टॉपिक के क्वेश्चंस को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है, जिससे कि आज मैं बोल सकता हूँ हमारे पास में डेप्रिसिएशन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सर शीट में कुछ आपके पास में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो आपके खुद सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है, और उन सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करेंगे। इन केस डू यू हैव एनी डाउट?
So you can contact me 8178650210. It is my पर्सनल नंबर। मेरा नाम आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे सर, मेरा नाम अच्छे से आप जानते ही हैं, मैं हूँ आदित्य सक्सेना। और अगर आप एक फर्दर मेरा नंबर नोट करना चाहते हैं तो डेट इज 9773965319। ये मेरे एकेडमी का नंबर है, मेरे एकेडमी का नाम है ASES। सो फॉर क्वेरी एंड कोई भी डाउट है आपके पास में अदर सब्जेक्ट्स की रिगार्डिंग भी, तो आप हमारे एकेडमी पे कॉल कर सकते हैं। ऑल राइट सर, सो थैंक यू सो मच फॉर द डेप्रिसिएशन सीरीज। आज हमारी डेप्रिसिएशन की प्रॉपर सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। थैंक यू सो मच।